नमस्कार, मैं हूं मानवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। नगर निगम द्वारा आयोजित जन्माष्टमी कार्यक्रम में अनीता बघेल के समर्थकों और पार्षदों ने विरोध जताते हुए नगर निगम अधिकारियों और महापौर पर अनीता बघेल को नहीं बुलाने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। वहीं महापौर बेटर तहाड़ा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने निमंत्रण के लिए विधायक को 3 से 4 बार फोन किए थे। उन्होंने ना तो फोन उठाया, ना ही किसी से ठीक तरीके से बात की। सनातन धर्म चिकित्सा पद्धति के बारे में बताया जाएगा। श्री शुभदा स्पेशल वर्ल्ड स्कूल 12 नंबर पर स्पेशल झांकी की प्रस्तुति की गई है। निगम की ओर से सभी अतिथियों का दिल से स्वागत, अभिनंदन। और जैसे कि हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा, कि हम अतिथियों का स्वागत बैठकर करते हैं। मैंने आपको पहले भी इंटीमेट किया, मुझसे पे दाव देने का, इन्हें को फिर देख लो। हम जनप्रतिनिधि नहीं है, हम जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई आम पब्लिक नहीं, गलत बात नहीं। मैडम अखबार में नाम आए सारे दीदियों का, उनका नाम नहीं है। और आज अगर फोन नहीं किया तो हमने जब 2 घंटे पहले फोन किया। आप 5 बार की विधायक पूर्व मंत्री को 2 घंटे पहले फोन करो कार्यक्रम में। अगर आपको 2 घंटे पहले फोन किया था तो आप आए थे क्या पे? आपको अगर 2 बजे फोन करेंगे आप आए थे क्या पे प्रोग्राम में? सेल्फ इंस्पेक्टर को जो दिया आज सम्मान नहीं होता है, इतनी बड़ी नेता है वो। अरे मेरे को समझाने देगा। दर्ज कराने आए हैं क्योंकि हमारी आज हम यहाँ पर जन्माष्टमी के उत्सव में विरोध दर्ज कराने आए हैं कि हमारी लोकप्रिय विधायक को पहली बार नहीं, इससे पहले भी तिरंगा रैली के टाइम पे इनविटेशन नहीं दिया गया था। इस बार आज भी इनविटेशन नहीं दिया गया। 2 घंटे पहले फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए यदि ये फ़ोन करते हैं तो उससे 5 बार की लोकप्रिय विधायक हमारी उस इनविटेशन पर कैसे आएंगी? इनको 1 या 2 दिन पहले कार्ड पहुंचाना चाहिए था, क्यों कार्यक्रम कोई आज या कल में डिसाइड नहीं हुआ। ये कार्यक्रम पहले से डिसाइड है। जो कार्यक्रम पहले से डिसाइड है उसका इनविटेशन अपन 1-2 दिन पहले दे सकते हैं। क्या कार्यक्रम से 2 घंटे पहले जो 5 बार की विधायक है, राजस्थान सरकार में मंत्री रही है, वो 2 घंटे पहले यदि आप फॉर्मेलिटी के लिए फ़ोन करते हो तो संभव है क्या कोई आएगा? तो इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए ये फ़ोन किया है और इसमें कहीं ना कहीं महापौर साहब की संलिप्तता है और आयुक्त तो है ही है। आयुक्त तो पूर्व में भी हुआ है, तिरंगा रैली के टाइम पे मैडम को नहीं बुलाया। और उसमें भी दिया कुमारी जी आई थी, वो आई थी, उसमें इनविटेशन नहीं था। कैसी रही वार्ता अच्छी रही, और अच्छी क्या रही वो तो कलेक्टर साहब से हुई थी बात। कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं देखूंगी, और बाकी प्रशासन, नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से महापौर और उनके साथ मिला हुआ है। और मैं रविंदर सिंह जादौन, मंडल अध्यक्ष आदर्श। किस तरीके की वार्ता रही है? देखिए, ये आज एक बार पुनः संगठन की तरफ से अजमेर के भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं दक्षिण के, उनको नगर निगम के कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं दिया गया, प्रशासनिक निमंत्रण नहीं दिया गया। और एक टेलीफोनिक सूचना जिस प्रकार से की जाती है, ये कहा गया कि उनको टेलीफोन किया था, उन्होंने टेलीफोन नहीं उठाया था। वो विधायक हैं 5 बार की और उनका खुद का विस्तृत कार्यक्रम रहता है। फ़ोन पे सूचना देना ये कोई आधे अजमेर की जन भावना की ये कदर करनी चाहिए, और एक ऑफिशियल लेटर जाना चाहिए था, एक ऑफिशियल बंदा उनके पास जाना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार का प्रशासन ने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन एक वो है ना जिसको इनको काम भी नहीं करना चाहते थे और उनको निमंत्रण नहीं देता, उसी का विरोध आज हमने यहाँ दर्ज किया। आज किससे वार्ता हुई है? अभी कलेक्टर साहब से हमने वार्ता करी है, और ये हमने ये नैतिक दायित्व का जो पालन होना चाहिए था प्रशासन के द्वारा, ये प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी थी कि प्रशासन का एक अधिकारी लेटर इन्विटेशन लेकर माननीय विधायक के घर जाता, मंत्री के घर जाता
और मंत्री के घर जाने के बाद उनको निमंत्रण देता। ये टेलीफोनिंग कोई कन्वर्सेशन की बात नहीं है कि टेलीफोन कर दिया, 5 बार की विधायक है, उनका खुद का शेड्यूल रहता है, उनके खुद के सेक्रेटरी फोन उठाते हैं। क्या पता सेक्रेटरी ने कहा कि नगर निगम से फोन ही नहीं आया। तो ये नैतिक जो दायित्व है, जो प्रोसेस है, उसको फॉलो करने के लिए कलेक्टर साहब से किया। कलेक्टर साहब ने कहा इसकी हम जानकारी लेंगे और इंक्वायरी पे आएंगे। देखो, एक तो पार्षदों को कुछ पता रहता नहीं है, सीधी सी बात। मैडम जो कहती है वो ऐसे ही मान जाते हैं। आज तक की बात है, मैंने मतलब ये देख लो, मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जब मैंने अपनी दक्षिण की विधायक इनको नहीं बुलाया हो। अगर ये ऐसा कहती हैं कि मुझे बुलाते नहीं है तो आज क्यों याद आई? सबसे बड़ी बात है, आपने आज क्यों विरोध करवाया? 3 साल हो चुके हैं ना, मेरे को 4था साल चल रहा है, जब से क्यों नहीं बोली हैं आपके मुझे बुलाते नहीं है? तो मैं क्यों नहीं बुलाऊंगी? ये तो सीधा सीधा झूठ बोल रही हैं और कुछ नहीं है। उनको फ़ोन भी करवाया था लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। किसी कार्यकर्ता को भेजा भी था, उनको भी इन्होंने अनशन बोल दिया तो वो तो वापस आ गया। तो इससे ज़्यादा हम क्या करें बताओ? कितने दिन पहले आपने इन्विटेशन दिया था उनको? देखो, अपने कमिश्नर साहब ने कल थी ना, अपने इससे 2 दिन पहले ही फ़ोन करा था लेकिन फ़ोन उठाया नहीं था इन्होंने। और फिर परसों अपने जो पंडित जी त्रिपाठी जी, उन्होंने फ़ोन करा तो नहीं उठाया। फिर उन्होंने कार्यकर्ता को भेजा कि तू जा मैडम के पास मेरी बात कराना। उसको अनशन बोला और वो वापस आ गया। तो कोई लिखित में जैसा कुछ निमंत्रण पत्र वगैरह कोई कार्ड नहीं, वो कि ऐसे ही क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत जल्दी में हुआ, क्योंकि छुट्टियां बहुत सारी आ गई थी ना 15 अगस्त के बाद। तो 4-5 दिन बचे मुश्किल से, तो उसमें तैयारी भी सारा कुछ, तो मतलब किसी को भेजा नहीं हमने। मैंने कॉल पे ही फ़ोन कॉल करके ही सबको बोल दिया था। तो अब आप क्या कहना चाहोगे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप उनको नहीं बुलाते, इन्विटेशन नहीं देते हैं किसी भी पार्षद का? तो मैं आपको दिखा दूं पार्षद दल में, अगर ये बोलते ना तो आप अभी मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का। 2-3 बार मैसेज करवाती हूँ। अब अगर ये नहीं आना चाहे तो इसमें मैं इनको घर जाके तो बुलाने जाऊँगी नहीं कि नहीं तुम चलो आओ प्रोग्राम में। अपने दक्षिण के तो पार्षद कोई 2-4 गिने चुने आते हुए कोई नहीं आता। यही स्थिति पार्षदों की। अब मैं मैसेज डलवा रही हूँ, फ़ोन करवा रही हूँ, उसके बाद भी नहीं आओ तो फिर अब इनकी मर्जी, नहीं आना चाहते हैं तो। साजिश है या क्या है मैं तो नहीं जानती है, तो खुद ही जाने क्या है और क्या चाह रही है ये मेरे से। बीजेपी पार्षदों का कहना है कि मैडम को 2 घंटे पहले फ़ोन किया गया था। 2 घंटे पहले तो नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और इन पार्षदों से पूछा, तुमको पता है कि 2 घंटे पहले फ़ोन किया? पार्षदों से पूछो आप जाके, जो जो बोल रही है कि तुमको पता है कि 2 घंटे पहले फ़ोन किया, जिस तरह से बोल रहे हो। और कुछ पार्षद आपसे माफ़ी मांग रहे हो? हाँ, मांग रहे हैं ना माफ़ी। मोहन लालवानी ने बोला कि मैं तो घर बैठा था, मुझे तो गाड़ी में मतलब बैठा के और ले गए कि चलना है। और ऐसे देवेंद्र शेखावत वो बोल रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि विरोध करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो इस तरह से इनको पार्षदों को भेजा है। मैंने तो जिन्होंने बोला माफ़ी मांग रहे आके, मैंने कहा मेरे सामने माफ़ी मांगने से कोई मतलब नहीं है। तुमने कल जो मीडिया में करना था कर चुके हो। मैंने कहा मेरे सामने मत मांगो, माफ़ी मांगनी मीडिया में मांगो, मेरे से नहीं। मैं कहा तुम निगम की मतलब शहर की मतलब मीडिया पे तुम कुछ और रहते हो और यहाँ के तुम कुछ और रहते हो, तो ये सब थोड़ी ना चलेगा। क्या कारण बन रहा है? कल ये सही देखो, सही बात तो ये है, देवनानी जी आए थे तो उनकी बेइज्जती कराने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम रखा। पहले से ही तय था ये इनका कि इस समय जाएंगे। अगर आपको विरोध था तो आप सुबह से आते ना मेरे पास, हम तो दिन भर वहीं थे कल चौपाटी पर ही। ऐसा तो था ही नहीं कि शाम के समय गई हूँ। तो आपको ऐसा था तो कहते मेरे को आके कि आपने मैडम को फ़ोन नहीं कराया, बुलाया नहीं। आप उस वक्त ही क्यों आए सारे के सारे? विरोध करने के बाद में कार्यक्रम अच्छा चला? हमारा तो अच्छा चला, कोई भी इतनी पब्लिक देखने वाली थी। पीछे से ही पूछ रहे हैं कितना शानदार प्रोग्राम हुआ। मेरे मन में अगर कोई बैर है तो वो तो वैसे ही मालूम पड़ जाएगा। मेरे मन में ऐसी कोई भावना है ही नहीं है कि इसको बुलाना इसको नहीं बुलाना, तो जितने भी रहते सबको बुलाते। अजमेर में लग्जरी गाड़ियों से स्टंट करने वाले युवक को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। युवक एसयूवी फॉर्च्यूनर से स्टंट करते हुए एक लोडिंग टेम्पो को टक्कर मारकर भाग निकला। ट्रैफिक पुलिस को मिली सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए गाड़ी सहित युवक को दबोच लिया। पुलिस ने युवक की गाड़ी को जब्त कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की है। साथ ही युवक को कोतवाली थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, आपको एक महंगी गाड़ी की ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। इस गाड़ी का नाम है फॉर्च्यूनर और ये गाड़ी बड़े बड़े जो लोग हैं उनके पास होती है। एक युवक इस गाड़ी में स्टंट दिखा रहा था और स्टंट दिखाते समय उसने एक टेम्पो में गाड़ी बेड़ी और जो एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो बाल बाल बचे। मैं आपको बताऊं, ये गाड़ी है और इसके ना तो आगे नंबर प्लेट है और ना ही पीछे नंबर प्लेट है। ट्रैफिक पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह बिश्नोई के निर्देश के अनुसार जो ट्रैफिक टीआई है बीकाराम काला, उनके नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और ये गाड़ी जो है, इस गाड़ी पर जो आपने मंत्रियों की गाड़ी पर, सरकारी गाड़ी पर एक लाल और नीले कलर की बत्ती देखी होगी, वो बत्ती इस गाड़ी पर लगी हुई थी। जब ये रात को ये गाड़ी
चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा अधिकारी जा रहा हो। तो ये जो जिसकी गाड़ी है उस शख्स को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। एक टेम्पो वाले हैं भाई साहब, उनकी गाड़ी में इस गाड़ी को उसने भेड़ा और आगे देखिए ना तो नंबर प्लेट है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो गाड़ियां हैं ये कहीं ना कहीं कुछ गलत काम के यूज में ली जाती हो। तो ऐसी जो संदिग्ध गाड़ियां हैं उन पर लगातार ट्रैफिक पुलिस कार्रवाइयां करती जा रही है। अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, यातायात पुलिस विभाग की ये तस्वीरें हैं। और ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी को जो शख्स चला रहा था उसको यातायात पुलिस ने पहले अपनी हिरासत में लिया और उसके बाद ये कोतवाली जो यातायात विभाग है उसी के सामने कोतवाली थाना है, वहां पर उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। हम आपको बताएं, ऐसे जो शख्स हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर सोशल मीडिया पर अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए जो रील्स बनाते हैं, तो वो सावधान हो जाएं क्योंकि पुलिस अब पीछे नहीं बैठेगी। और आगे की तस्वीरें मैं आपको बताऊं। एक मिनट भाई साहब, इसको खोलेंगे क्या? अंदर भी कुछ मिलेगी, कोई संदिग्ध चीज वगैरह ऐसे कुछ? देखिए ये क्या लड़का हो, ये वो लड़का है जो गाड़ी चला रहा था और इससे एक जो पुलिसकर्मी है वो बाल बचे हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी है, ना तो आगे प्लेट है ना पीछे नंबर प्लेट है और बहुत बेकदरी से इस गाड़ी को सड़कों पर दौड़ा रहा था। और आप अभी स्थिति देख सकते हैं, ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखते हुए अगर स्टेशन रोड जैसी जगह पर इस तरीके से गाड़ी अगर तेज चलाना है तो किसी न किसी को अपनी जान से हाथ धोना भी पड़ सकता था। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक पुलिसकर्मी थे, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, जिनको ये शख्स एक्सीडेंट कर देता लेकिन वो बच गए। अब इसकी जो पूरी जानकारी है, जो टीआई है भीखाराम काला, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। क्या पूरा माजरा है, कौन से पुलिस कर्मी है जो वहां पर ड्यूटी पर तैनात थे? लगातार ऐसी कार्रवाइयां होती जा रही है। पूर्व में भी ऐसी जो कार्रवाई है उसको ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अंजाम भी दिया गया है। क्या ये कौन सी गाड़ी है और कहां से पकड़ी थी? वजह ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है और ये अपने स्टाफ ने बिना नंबर की गाड़ी थी, ब्लैक शीशा था। ट्रैफिक स्टाफ ने रुकने का प्रयास किया, इसने यू टर्न करके भागने का प्रयास किया और हमारे वैसे स्टाफ बाल बचा, तो हमारे स्टाफ ने आगे के स्टाफ को सूचित किया। आगे वाले स्टाफ ने गाड़ी लगा दी आगे और इसको रुकवाया और इसकी गाड़ी लेकर आए यातायात शाखा में और गाड़ी को वैसे बंद किया 207 में और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना और आदेशों की अवहेलना और ब्लैक शीशा और ये जो लाइटें वगैरह लगाते हैं एक्स्ट्रा, उसके लिए एमवी में जो भी जा रहे हैं उसमें वैसे इस गाड़ी को। कहाँ का रहने वाला है लड़का? ये इसका नाम है रोबिन सिंह रावत है, पिता का नाम विजय सिंह रावत है। ये अपने गुदली वीर श्रीनगर थाने का रहने वाला है और ये स्टंट करता है, जिनकी वैसे वीडियो हमने वैसे आपको दे दी है, आप देख सकते हैं। तरह तरह के स्टंट करते हैं जो आदमी के लिए बहुत घातक होता है और जो दूसरे बच्चे देखते हैं वो भी इनकी देखा देखी करते हैं, जाम जोखिम में डाल देते हैं और जिससे कभी कभी किसी की डेथ हो जाती है। इसलिए वैसे एसपी साहब ने आदेश फरमाए कि स्टंट करने वाले हो और जो बिना नंबर की गाड़ी हो वो शहर में नहीं चलेगी। श्रीमान का आदेश अनुसार हमने कार्रवाई की। उसी पर स्टंट दिखा रहा है। ये बाहर के क्षेत्रों में स्टंट दिखा रहा है, शहर के और कई जगह शहर के अंदर भी स्टंट दिखा था, कई जगह शहर के बाहर भी स्टंट दिखा रहा। तो जो पुलिसकर्मी हैं वो क्या रोकने की कोशिश कर रहे थे? उसको बिना नंबर की गाड़ी दे करके और ब्लैक शीशा दे करके पुलिसकर्मी ने रुकने का प्रयास किया। इसने बहुत ही वैसे रफली यू टर्न मारा और हमारे स्टाफ बार बचा। हमारे स्टाफ ने आगे सूचित किया, आगे के स्टाफ ने गाड़ी आगे लगाई और वैसे इसको रोक लिया। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण राजस्थान सरकार द्वारा श्री निम्बकाचार्य पैनोरमा सलेमाबाद किशनगढ़ राजस्थान का दर्शन समारोह सोमवार को श्रीजी महाराज के करकमलों से हुआ तथा श्रीजी महाराज द्वारा प्रथम प्रवेश टिकट खरीदकर आगंतुकों के लिए खोला गया। इसके उपरांत पैनोरमा का अवलोकन केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत द्वारा किया गया। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण राजस्थान सरकार द्वारा श्री निम्बारकाचार्य पैनोरमा सलेमाबाद किशनगढ़ राजस्थान का दर्शन समारोह सोमवार को श्रीजी महाराज के करकमलों से हुआ तथा श्रीजी महाराज द्वारा प्रथम प्रवेश टिकट खरीदकर आगंतुकों के लिए खोला गया। इसके उपरांत पैनोरमा का अवलोकन केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत द्वारा किया गया।
यह पैनोरमा पिछले 6 वर्ष बाद आम जन के लिए खोला गया। केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, उपस्थित भक्तजनों और दर्शनार्थियों के लिए खोला गया। इस समारोह में श्री जी महाराज ने कहा कि इस पैनोरमा से निम्बार्काचार्य पीठ की आदिकाल से आज तक की जानकारी एक छत के नीचे श्रद्धालुओं को मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार निम्बार्काचार्य पीठ द्वारा जन जन तक सहायक होगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि निम्बार्क पीठ का जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तत्पर रहती है। आने वाले समय में सांसद कोष से आधुनिक तकनीकी डिजिटल शो के माध्यम से जन जन पैनोरमा में दिखाया जाएगा। धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि श्री जी महाराज की असीम कृपा से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। इस पैनोरमा का उद्देश्य निम्बार्क पीठ में चित्रण व जीवन शैली का प्रस्तुतिकरण इस पैनोरमा के माध्यम से हो सकेगा। निम्बार्क पीठ की जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर यह पैनोरमा आम जन के लिए खुला रहेगा। इस अवसर पर नगर परिषद किशनगढ़ के सभापति दिनेश सिंह राठौर, एसडीएम अर्चना चौधरी, नगर निगम के पूर्व उप महापौर संपत साकला, धरोहर प्राधिकरण के पूर्व सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी, समाजसेवी महेशचंद शर्मा सहित निम्बार्काचार्य के श्रद्धालु व विद्यार्थी उपस्थित रहे। आज अत्यंत प्रसन्नता है निम्बार्काचार्य पीठ में आज निम्बार्काचार्य पैनोरमा यद्यपि इसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा एक औपचारिकता के रूप में कर दिया गया था, परंतु आज विधिवत रूप में हमारे केंद्रीय मंत्री भागीरथ जी चौधरी एवं इस प्रकल्प के जो सूत्रधार हैं कर्ता धर्ता हमारे ओंकार सिंह जी लखावत एवं सारे प्रशासन के द्वारा आज इसका विधिवत उद्घाटन कह सकते हैं या देव दर्शन हम कह सकते हैं, वो आज से प्रारंभ हो रहा है। आज से सभी जनमानस के लिए जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं, आध्यात्मिक धरोहर हैं, उन सबका एक ऐसा स्थान बने जिसका संयोजन एक ही स्थान पर सभी मूर्त रूप में उसको देख पाए। उसी प्रकल्प में निम्बार्काचार्य ये पैनोरमा बना और यह दिव्य पैनोरमा आज आप सभी के लिए यहाँ पर उद्घाटित किया जा रहा है। इसका संपूर्ण योगदान और इसका जो श्रेय जाना चाहिए इसमें कोई संदेह नहीं है हमारे ओंकार सिंह जी लखावत। इतना भव्य निर्माण और इतनी सुंदर व्यवस्था आपके द्वारा संचालित की गई है, तो आज से आप सभी यहाँ पर इस पैनोरमा के माध्यम से हमारी निम्बार्क संप्रदाय का जो शास्त्रोक्त पूरा इतिहास है, जो पद्म पुराण में, भविष्य पुराण में, श्रीमद् भागवत में जो वर्णन मिलता है, उन सब को आप यहाँ पर एक स्थान पर कुछ ही क्षणों में दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उन्हीं के परम प्रिय मंत्री भागीरथ जी चौधरी एवं हमारे ओंकार सिंह जी लखावत एवं हमारा किशनगढ़ प्रशासन सभी को, हमारे उपखंड अधिकारी महोदया, उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देता हूँ कि आपने हमारी सनातन परंपरा को जनमानस तक बहुत ही एक क्या कह सकते हैं उसको, बिल्कुल ही साधारण रूप में कि हम जनमानस तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उस रूप के लिए यह निम्बार्क पैनोरमा का आप सभी ने निर्माण करवाया। उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, सभी के लिए मंगल कामना। और हम यही अपेक्षा रखते हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार और वर्तमान राज्य सरकार दोनों ही सनातन संस्कृति की इसी प्रकार सेवा करते हैं। बोले अरे भैया बैठ जाओ, सभी बैठ की ओर से सर्वप्रथम हमारे भैया सर्वेश्वर भगवान
करो के साथ मैं ऊपर बैठा ठीक मेरे पाँव में दर्द हो रहा है जो श्रद्धे मन आदर है मन में श्रद्धा है और भगवान की श्री जी महाराज की आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जगत गुरु निम्बार्काचार्य आज निम्बार्क पैनोरमा का आज शुभारंभ और हमारे श्री जी महाराज तो मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और हम सबके मार्गदर्शन आदरणीय मैं जैसे को कह रहा था जो हमारे मास्टर जी हम सच किसी से नहीं हमें ये सोचते कि ऐसा फोन आता तो हमारे लिए आदेश हमें बता के हमें सही मार्ग पर चलाने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं और हम सौभाग्यशाली है कि इनके आदर्शों में हम चलते हैं। किसी को पूछें आज हमारे चेयरमैन साहब हमारे एस साहब सभी अधिकारीगण तो सभी यहाँ धर्म प्रेमी भाइयों बहनों साहब ने ये सारा और छेजे हजार यहाँ कभी भी पीठ पर आते थे ठाकुर जी दर्शन होते जब तक छेजे दर्शन तब तक शांति नहीं मिली इतनी आपने कहा भगवान किसी ने देखा जैसे का रूप में भगवान देखा वास्तव उनको पीड़ा दर्द होती और कभी भी उनका चेहरे का तेज हमें सब बताते रहते और इसकी बहुत संपर्क के बाद हम भाग्यशाली हैं कि आज ये पेट हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं तो आज ही भगवान की मनोकामना है उससे हम आकर दर्शन करेंगे हमें बहुत बड़ा लाभ और ऐसा नतीजे से प्रार्थना करना चाहूँगा कि पहला टिकट आप आपके हाथ से मुझे दें ताकि मुझे सौभाग्य मिले इस पैनोरमा का और हम सब ये दर्शन करके हमें सबको ये हमेशा साहब कह रहे थे कि कोई तकलीफ आती है तो हम स्पीड पर आते हैं तो शांति मिलती है। मैं कह रहा हूँ कि जो चलिए आप कह रहे हो मैं मांगी दूँ ना फिर क्या है जब ये देना चाहते हैं 4 बार बोले कोई मांगने वाला नहीं मिला हम चाहते हैं भगीरथ जी इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हम लाइव जैसे दिखाते हैं वैसे निम्बार्क पीठ को दिखाने का शौक है आदमी आए या बैठे संपूर्ण निम्बार्क पीठ को हम जो हमारे पास होगा प्रोजेक्टर के द्वारा उसको दिखाने का राजस्थान में मेरे पैनोरमाओं का शुभारंभ हम इस निम्बार्क पीठ से करना चाहते हैं इस पैनोरमा आपका सहयोग हो जाएगा आपका इधर सहयोग हुआ हमने 7 दिन में टेंडर किया 1-2 महीने में खोला स्क्रिप्ट लिखी और जैसे फिर आपका जितने भी कितना इसका एस्टिमेट बने वो सारा और अब इसमें एक वो रहेगा मेरे कमल जी मेरे यहाँ 5 साल उसके सदस्य रहे उसके पहले टेंडर में इसमें ये जितने डिज़ाइन करने का काम था उसको प्रिंटिंग कैसे होगा उसका 3D मूव कोड क्या होगा वो अब इन्होंने इसका सहयोग करके इसमें से अभी एस डी साहब के चेयरमैनशिप में मैं कोई 4-5 बार आया पर मैं ईमानदारी की बात है एस डी का मतलब तो दुनिया तो और समझती है और आपने इस शालीनता से इस सबके नाते किया मैंने कहा आपको आने की जरूरत नहीं छुट्टी का मैंने फिर भी आपको अब एक काम करना 12 हाँ ये सबसे बड़ी बात है मेरे उठे निम्बार्क
और उन्होंने अवतार चरित्र नाम का महाकाव्य लिखा। एक सुखद बात यह है कि आज मैं आपके चरणों में खड़ा हूँ और मेरे गांव में 2 मंदिर हैं, भोपाल की तो इस पीठ का बहुत जब श्री जी महाराज विरासत होगा तो श्री जी महाराज के चरणों में जब हमको कोई छोटा मोटा शंका होता तो भी हम यहाँ आते हैं। और एक बात कह के मैं अपनी बात को पूरी करूँगा, मैंने भगवान देखे तो नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई भगवान के मैंने दर्शन कर लिए, वो अगरबत्ती जलाते हैं, वो उनका सामने दर्शन होती है मूर्ति पे। एक बार मैं जयपुर से रवाना हुआ, मुझे किसी एक योजना के लिए जालोर जाना, मेरे साथ एक दिल्ली के पत्रकार थे, मैं दूर से आगे निकला, मैंने मुझसे कहा अपन जहाँ चल रहे हैं बीच में जय जय यहाँ निम्बारकाचार्य जी के रास्ते में उनके दर्शन करके चलो, आशीर्वाद लेके। वो भी संस्कृत के विद्वान माघ कवि का काम होना था। मैं कहा जय जय इतने विद्वान है संस्कृत के, अपन उनका आशीर्वाद लेना अपने पार नहीं पड़ेगी, चलो चलो। हम यहाँ आए, ऊपर अधिकारी जी ने संदेश भेजा, हमको भी बुला लिया। हमने नहीं कहा हम क्यों आए और क्या, जो ही हम बैठे चरणों में, उन्होंने कहा लखावत जी आप इतना काम करते हो, एक माघ कवि पे क्यों नहीं काम करते थे? मतलब देखिए हमने नहीं कहा, हमने किसी की जानकारी नहीं, मेरी सरकार में किसी को पता नहीं, केवल हम 2 लोगों ने सोचा चलो देख के आते कि हम भीनमाल में कोई काम करेंगे माघ कवि पे। पर जे का इतनी अनुभूति, इतना ज्ञान, इतनी तपस्या थी कि हम बैठते ही बैठते मुझे कहा, कहने के लखावत जी इतने काम करते हो माघ कवि पे क्यों नहीं करेंगे? यह तपस्या, ये भक्ति, उसका असर इस बीच में कोई यही नहीं आते। हम तो बिल्कुल ही LLB पास हो, सब हम तो बोलने के पैसे लेते हैं, क्या बहस के पैसे लेते हैं, पर हम श्रद्धा से यहाँ अर्पित होते हैं तो इसलिए होते हैं कि समाज को दर्शन कराने का काम आपकी पीठ पे है। इसलिए ये जब बनाने का एक अवसर मिला, मुख्यमंत्री जब समारोह में आए थे और ये हुआ था कि भाई कोई क्या करेंगे, किसने कुछ घोषणा की, हमने मुख्यमंत्री जी का लगाओ ये क्या कर सकते हैं, अपन निम्बार्क संप्रदाय को कुछ कर सकें, ऐसा एक बात कहनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पास ज़मीन नहीं थी, आपने कृपा करके हमको यहाँ इतनी महत्वपूर्ण जगह पे काम किया हुआ, उसकी निगरानी, उसका दिशा बोध आपने। हमने कहा अंदर क्या दिखाएं, हमने तो कुछ ज़्यादा निम्बार्क पीठ के बारे में इतना तो नहीं पढ़ा था, जितना पढ़ते हैं उतना ही पढ़ा था। सारी सामग्री और उसके बारे में विशेष जानकारी देने का काम इस पीठ में। इसलिए मैं आज ये कह सकता हूँ कि इसकी जितनी भी जो हुआ और किस कारण हुआ, वो सब कारण कराने के कारण, हमको प्रेरित करने के कारण, हमको आशीर्वाद देने का कारण, हमारी हिम्मत न टूटे इसलिए समय समय पर हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया तो आपने। और मैं बेहिचक जिस समय मुझे लगता है कि हम कहीं संकट में हैं, क्या करें, मैं श्री जी महाराज को सीधा कही तो महाराज जी बताओ हम क्या करें, हम आपके बच्चे हैं ना। अब मैं किसी तीसरे से कहूँ, चौथे से कहूँ, 5वें से कहता हूँ, राजनीति में काम करता हूँ, आजकल अखबार में 5 बातें चलती रहती है। पर महाराज जी मुझे बहुत सुकून, और ये काम होने के बाद और बनने के बाद ये 5 साल 5.5 साल तक इसके उद्घाटन के बाद ताला लगा। हमने उनसे कहा यार इनसे क्या लेना देना, हमसे आटा निकालो, किसी को निकाल दो, वोट से हरा हो तो हरा, तो जीता हो तो जीता हो। मैं तो चुनाव लड़ता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मुझे हरा देंगे लोग। मैंने कहा काय को हारने का मुंडा देखिए, मैंने जिंदगी में तय किया मैं जिंदगी पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। परंतु 6 साल इसके उद्घाटन के बाद ताला लगा रहा, उसको सरकार का जिम्मा था उसको चला दे, परंतु वो नहीं चला। खैर जो भी हो, जब समय काल है, आपसे भी निवेदन किया, जब मुझे दोबारा तीसरी बार जब अध्यक्ष में आया, मैंने कहा ये काम करना, आपने कहा कि जब चाहो जैसे चाहो आ जाओ, आपने पूरा आपका हुक्म हुआ। मैं SDO साहब आपको धन्यवाद दूँ। वैसे अधिकारियों से हमारा रोज पल्ला पड़ता, पर आपने जिस सिंसियरिटी से अपने मन लगा करके इस सब में किया, आपकी भागीरथी का तो हमारी हालत क्या है, हम दुनिया में हमारा कोई सहारा नहीं हो तो भागीरथी से बात हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास कुछ चीज़ की दिक्कत है, और हमें कोई पूछता अच्छा अजमेर जिले में कौन नेता हो सकता है, MLA कौन हो सकता है, हमने भागीरथी। MP कौन हो सकता है, भागीरथी। आपका नेता कौन हो सकता है, भागीरथी। तो उन्होंने कहा भागीरथी के अलावा कोई नाम नहीं है क्या, अभी दूसरा सूझ नहीं रहा, देखें। और आज ये केंद्र में मंत्री, कभी सोचा था क्या
ये दिल्ली के मंत्री बनेंगे और नरेंद्र मोदी जी के यहाँ बन जाएंगे, कि आसान काम नहीं। इसलिए हम सबका सौभाग्य है, इस पीठ का उसका आशीर्वाद है, आप सबका सहयोग बना रहे। पर एक आज हम नियम लेके आए, श्री जी महाराज को छोड़कर, क्योंकि तो पीठाधीश्वर है, और इन छात्रों को छोड़कर बाकी सब 10-10 रुपये एक टिकट लेके जाओ। मैं भी टिकट लेकर आज के बाद एक भी व्यक्ति आज भी बिना टिकट के यहाँ प्रवेश नहीं करेगा, वरना इसका बिजली का बिल कैसे होगा, इसकी सफाई कैसे बनी होगी, इसकी चौकीदारी कैसे बने होगी। वहाँ जय से निवेदन किया था, इन्होंने हमको यहीं से 2 आदमी देने का प्रयास का आशीर्वाद दिया है। अब मैं भागीरथी से निवेदन करूँगा इस अवसर पर। अजमेर शहर में सड़कों की बदहाल व्यवस्था को लेकर मंगलवार को कांग्रेसी पार्षदों ने प्रदर्शन किया। पार्षदों ने रास्ता जाम कर जिला प्रशासन से सड़कों की मरम्मत करने और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर जल्द आंदोलन की चेतावनी। देखिए, लगातार हो रही बारिश से और उसके पहले भी अजमेर की सड़कों के हाल आप सभी को पता है। आज कांग्रेस के सभी पार्षद माल्टन एंड ब्रिज पर इकट्ठा हुए हैं, जो मुख्य रोड है उस पर, और आप देखिए बड़े बड़े गड्ढे यहाँ हो रखे हैं और सड़कों पर आकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है पार्षदों ने। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे जो हो रहे हैं। और लगातार जो जिला प्रशासन है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं स्वामी न्यूज चैनल के माध्यम से। देखिए, जैसा आप सभी को पता है शहर के हाल, आप किसी भी सड़क पर निकल जाए आपको ऐसे ही बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। पानी भरने पर ये गड्ढे एक्सीडेंट का कारण बनते हैं और उस कारण के बाद में लोगों के काफी चोट आ जाती है। आज ही आम का तालाब क्षेत्र में इसी तरीके से एक बड़ा गड्ढा था जिसमें एक फौजी की मृत्यु हो गई है, और उसको देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा ये गड्ढों के भराई के काम नहीं किए जा रहे हैं। आज कांग्रेस के सभी पार्षदों ने अर्धनग्न होकर, आप देखिए, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है और इन खड्डों को भरने की मांग की है। आज देखिए, अजमेर की किसी भी सड़क पर चले जाएं आपको ऐसे ही बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। और आज कांग्रेस के पार्षदों ने प्रदर्शन किया है और चेताया प्रशासन को कि ज्यादा नहीं तो ये गैर के गड्ढे जो हैं उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, रोड बनाई जाए। ये गड्ढे जो हैं लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं।
करा है, क्या कारण है? कारण सबसे बड़ा जो है, आप मीडिया कर्मियों को सब मालूम है, शहर की जो स्थिति बनी हुई है। आज के हमने 10 से 15 दिन पहले कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था, उसके अंदर साफ कहा था कि शहर के अंदर जो गड्ढे हैं उसकी स्थिति बहुत, पूरे शहर की बहुत दयनीय हो रखी है। ड्रेनेज सिस्टम है वो शहर का पूरा बिगड़ा हुआ है, जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, हर मोहल्ले एरिया में पानी भरा हुआ है। लेकिन आज तक कलेक्टर महोदय ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। साथ ही कलेक्टर महोदय को हम कम से कम साल भर से ये चीज कहते हुए आ रहे हैं, ये तीसरा चौथा ज्ञापन है, लेकिन कलेक्टर महोदय का इस जगह ध्यान नहीं है। कलेक्टर महोदय का फंक्शनों के अंदर ध्यान है, जहाँ बड़े बड़े फंक्शन होते हैं वहीं वो दिखती है, कभी किसी गली मोहल्ले की सड़कों पर आज तक वो नहीं दिखी। हमारे पार्षदों का सबका ये विरोध है, कांग्रेसी पार्षदों का, कि अगर ये गड्ढे जल्द से जल्द नहीं भरे गए, 5-10 इसके अंदर 10 दिन देते हैं हम वापस, कि नहीं भरे गए तो मतलब आगजनी जैसी स्थिति होगी। शहर पब्लिक हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, जनता को रोना पड़ रहा है। आज स्थिति ये हो गई है, यहाँ पर आपके पास ज्ञापन देने, हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने नहीं जाएंगे, हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन मेल करेंगे। आज हम यहाँ से कलेक्टर महोदय पास जाते, पहले मेरी टांग टूट चुकी है इस गड्ढे के अंदर और 3-4 की और टूट चुकी है। कब किसकी टांग टूट जाए, जान की आशंका है, किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए हम कलेक्टर साहब को मेल करेंगे और मीडिया के माध्यम से उनको अवगत कराएंगे। क्या स्थिति हो रखी है पूरे शहर की, भाई साहब, गड्ढों को लेकर किसी भी सड़क पर? ये आप देखिए, मेरे साथी पार्षद सुनील दानका के यहाँ पर आप देखिए, खड्डे कारण कल एक आदमी की जान गई है। आज आप कोई सा वार्ड ले लो, मेरा वार्ड 48 ले लो, ये जितने कांग्रेस पार्षद खड़े हैं, आप शहरों के सारे खड्डे देख लो, आप कोई सा भी खड्डा ऐसा नहीं है जहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर की एक मानी सिटी है, यहाँ पर आप देखिए कि जो माटर मिट के नीचे पूरा एरिया आप देखिए पूरे खड्डों से भरा पड़ा। आदमी अगर यहाँ से गिर जाए तो उसके हाथ पे टूट जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं। प्रशासन की तरफ कोई, कल एक जनहानि हुई है एक वार्ड के अंदर। तो हमारा यही मांग है कि शहर में जितने भी खड्डे हैं, जो सड़कें पानियों से टूट चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उनके खड्डों को बंद किया जाए। मेरा यही है कि अगर इन खड्डों को 10 दिन के अंदर, जो हमारे साथी पार्षद ने बताया, 10 दिन के अंदर अगर बंद नहीं किया गया तो हम इस पर और भी इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और जो अभी जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम खराब हो रखा है हर वार्डों के अंदर, आप देखिए जो हमारे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंदर निचली बस्तियां हैं, उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि वह पानी के अभी तक पानी नहीं उतरा। उन पानी की समस्या को अभी निवारण किया जाए। सुनील जी, क्या किस तरह से मौत हुई है एक व्यक्ति की आपके वार्ड में? जैसा कि आज समस्त पार्षदगणों ने आज ये जो अजमेर की सड़कों के लिए विरोध किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे सीनियर पार्षदों ने बता दिया है आपको। मैं मेरे वार्ड की स्थिति बताना चाहूंगा। जगह जगह निकासी नहीं होने के कारण क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है। आप आपके चैनल के माध्यम से लगातार न्यूज प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कल रात को जन्माष्टमी के दिन एक मेरे वार्ड के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति जो एक्स आर्मी फौजी था, रमेश शर्मा जी, उनकी डेथ हो चुकी है। पानी में गिरने की उनकी डेथ हो चुकी है। उनका पोस्टमार्टम भी हो चुका है। पुलिस प्रशासन ने भी पुष्टि कर दी है कि उसकी पानी में डूबने से ही मौत हुई है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा शहर को कि एक व्यक्ति की जान जाने के बावजूद भी आज ना नगर निगम सीईओ, ना अजमेर के कलेक्टर, ना महापौर महोदया, कोई भी वार्ड में आकर उन्होंने मौका नहीं देखा है कि इस व्यक्ति की मौत जहां हुई है जाके कम से कम उस एरिया को देखे तो सही। आज वैसी की वैसी हालत है, कोई प्रशासन का अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि अजमेर शहर के जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है या ये जो गड्ढे अपन महीने भर से देख रहे हैं, गड्ढों की हालत, शहरों की हालत कैसी हो रखी है, इन तमाम गड्ढों को अगर भरा नहीं गया तो हम सभी कांग्रेसी पार्षद इससे ज्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन को हिला के रहेंगे ताकि ये जो रोडों पे हालत हो रखी है इनकी सही हो। चलिए, ये सभी लोग थे नगर निगम के पार्षद। मैं आपको एक खास बात बताऊं कि जो नगर निगम का मुख्य दरवाजा है, उस गेट के बाहर ही एक बड़ा गड्ढा हो चुका है और उसको भी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। अजमेर का रेलवे स्टेशन वाला रोड हो, किंग एडवर्ड के सामने वाला एरिया हो, उन सभी पर खस्ता हालत है इन गड्ढों को लेकर। श्रीनगर रोड हो या फिर अन्य किसी भी, जो अजमेर की किसी भी सड़क पर आप जाएंगे तो आपकी गाड़ियां, जो अभी ये गाड़ी आ रही है, ऐसे ही लहरती हुई गाड़ी आएगी और आगे जाके ऐसे स्थिति पैदा होगी। क्या काकू भैया, क्या स्थिति हो रखी है शहर में गड्ढों को? हमने 15 दिन पहले भी इस बारे में ज्ञापन दिया था, लेकिन ना प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। चाहे मेयर हो, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी अधिकारी हो, चाहे एडीए वाले हो। वैसे तो पीडब्ल्यूडी बनाती है। अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि अभी आधे घंटे पहले कोई एक लेडीज और एक बच्चा बेचारा इतना बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इस रोड पे पूरा आप सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल से लेके रेलवे अस्पताल, यहाँ तक कि नगर निगम
जहाँ हमारा ऑफिस है, जहाँ हम रात दिन जाते हैं सुबह शाम ऑफिस में, और इतने जनता के लिए ऑफिस खुला हुआ है, वहाँ इतना बड़े खड्डे हो रखे हैं, वहाँ तक किसी प्रशासन पे किसी आज तक कान पे जू नहीं रही है। बीच में इन्होंने आश्वासन दिया कि हम 5-7 दिन में करा देंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति ये देख लो अभी कितनी बुरी स्थिति है। आपसे कोई छुपाव नहीं है, आप शहर में घूमते हो, अभी आप वर्तमान में जो स्थिति है वो सामने है। तो हम वापिस अभी कमिश्नर साहब से और कलेक्टर साहब से मिलेंगे और तुरंत जितना जल्दी हो, कम से कम जहाँ पानी ज्यादा आता है वह मलबा भरा के, अभी बारिश में अगर आप पेवर का काम नहीं करवा सकते हो तो कम से कम ये मलबा डाल के इसको सही किया जाए। चलिए, चंद्रशेखर बालोटिया जी थे, अभी फिलहाल वर्तमान में पार्षद पति है। हम आपको बताएं ये जो स्थिति है ये पूरे शहर में बनी हुई है। कई बार मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उन सभी के माध्यम से आपको इन सभी चीजों का पता चलता होगा। लेकिन आज की मैं बात बताऊं आपको, कांग्रेस के जो जितने भी पार्षद है वो सभी लोग पूर्व में जिला कलेक्टर महोदय भारती दीक्षित को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन बार बार वही स्थिति है कि ज्ञापन देकर आते हैं और उसकी जो सुनवाई है वो आगे नहीं हो पाती है। और भी पार्षद है हमारे साथ। जब आपका वार्ड जो है हाथीबाटा वाला एरिया है, शायद कचेरी रोड आपके वार्ड में आता, क्या स्थिति हो रखी है कचेरी? सर, कचेरी रोड की स्थिति इतनी दयनीय हो रखी है कि आप जानते हैं पूरा शहर और जहरीन जो अभी आप देख रहे हैं भादवा चल रहा है, बाहर से बेचारे मोटरसाइकिल 2 व्हीलर पे लोग निकल रहे हैं, वो अजमेर से क्या मैसेज लेके जा रहे हैं। अजमेर जिसमें कि स्मार्ट सिटी कहलाता है, स्मार्ट सिटी ऐसा नहीं लगता है कि नरक सिटी हो रखा है। महापौर वहां से गुजर रही है, विधायक वहां से गुजर रहे हैं, आम जनप्रतिनिधि आदमी गुजर रहा है। स्पीकर महोदय भी आकर के एक बार बीच में आपने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से पता चला होगा, भाई स्पीकर महोदय भी आए और जब वो नाला निर्माण हाँ, लेकिन वो स्पीकर महोदय को भी डेढ़ महीने हो गए हैं। उस स्पीकर महोदय की जो लगता है सेकंड सीएम होता है राजस्थान का, आपकी नजर में बता दें, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो प्रशासन किसकी बात सुनेगा। और एक जानते हो कि जनहानि भी हो गई थी, आपको याद हो तो नाले के अंदर, वो वही पूर्वती द्वारा अभी वहाँ पे हुई है हमारे धानका के वार्ड में, दो डेथ हो गई है इस पानी के चक्कर में, लेकिन इनके जू तक नहीं रेंग रही है। क्या कुशल आपका वार्ड तो कल्याणीपुरा क्षेत्र आता है, क्या स्थिति हो रखी है वहाँ से लेके यहाँ तक के? सर, स्थिति अभी ऐसी है, मेरे वार्ड में भी जो प्राचीन मंदिर है कालीघाट मंदिर, वहाँ से झरनों का रिसाव हो रहा है और प्रत्येक घर में पानी घुसे जा रहा है। अभी कल ही मैंने जेसीबी मंगवा कर एक नाले की खुदाई करवाई, उससे पानी की निकासी करी है। आप देखिए आज शहर में कितने खड्डे हो चुके हैं बरसात के कारण, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। और आज हमने अर्धनंगर होकर प्रदर्शन किया। अगर आने वाले समय में इस चीज का निस्तारण नहीं होता है तो उग्र प्रदर्शन हम और करेंगे। नगर निगम की ओर से रीजनल कॉलेज चौपाटी पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर 21 झांकियां सजाई गई। शाम 7 बजे स्वास्थ्य वाचन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस बार दही हांडी प्रतियोगिता, कृष्ण जन्म पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा संस्थाओं के बीच झांकी प्रतियोगिता हुई। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के जन्म समय से लेकर कंस वध तक के दौरान के समय की महत्वपूर्ण झांकियां सजाई गई। नगर निगम की ओर से रीजनल कॉलेज चौपाटी पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर 21 झांकियां सजाई गई। सायंकाल 7 बजे स्वस्ति वाचन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेयर ब्रजलता हड़ा ने की। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक पार्षद के त्रिपाठी ने बताया कि दही हांडी प्रतियोगिता, कृष्ण जन्म पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा संस्थाओं के बीच झांकी प्रतियोगिता हुई। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के जन्म समय से लेकर कंस वध तक के दौरान के समय की महत्वपूर्ण झांकियां सजाई। पंजाबी फिल्म अभिनेता अजय सरकारिया अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने अपने माता पिता के साथ सूफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह में अकीदत की चादर फूल पेश किए। पंजाबी फिल्म अभिनेता अजय सरकारिया अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने अपने माता पिता के साथ सूफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह में अकीदत की चादर फूल पेश किए। अजय सरकारिया परिवार अजमेर दरगाह से बेहद आस्था रखता है। यही वजह है कि ख्वाजा साहब का शुक्राना अदा करने पंजाब से अजमेर पहुंचे हैं। सरकारिया परिवार को दरगाह में ज़ियारत सैयद वसीम चिश्ती ने कराई और सैयद जसीम चिश्ती ने दस्तारबंदी कर दरबार का तबरुक भेंट किया। अजय सरकारिया के मुताबिक उन्होंने 2019 में पहली फिल्म कॉमेडी ड्रामा अदरब मुतियारण की थी। इसके बाद उन्होंने रोमांटिक फिल्म जींद माही, सिंधु ऑफ सोथल और रब्दी मेहर से अपने कैरियर में कामयाबी हासिल की। यही वजह है कि अब जल्दी हिंदी फिल्मों में भी वे नजर आएंगे। अजय सरकारिया ने बताया कि उनके माता पिता की ख्वाहिश थी कि अजमेर दरगाह पर हाजिरी दें
तो यही वजह रही कि ख्वाजा साहब की चौखट पर मत्था टेकने आए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें जीवन में कामयाबी के साथ ढेरों खुशियां नसीब होंगी। अखिल राजस्थान अज़ा पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ जेएलएन मेडिकल कॉलेज एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ द्वारा आज जेएलएन चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज संबंध चिकित्सालय अजमेर में नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 2 की भर्ती में आरक्षण व रोस्टर के नियमों के तहत स्पष्ट गाइडलाइन के तहत भर्ती करवाने और प्लेसमेंट के बजाय यूटीबी से भर्ती करवाने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ द्वारा आज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज संबंध चिकित्सालय अजमेर में नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 2 की भर्ती में आरक्षण व रोस्टर के नियमों के तहत स्पष्ट गाइडलाइन के तहत भर्ती करवाने और प्लेसमेंट के बजाय यूटीबी से भर्ती करवाने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू अस्पताल हाल ही अखबार विज्ञापन तथा चिकित्सालय के सूचना आदेशों के तहत जिस प्रकार से नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती करवाई जा रही है वह सरासर गलत है, जबकि राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि जो भी सरकारी विभाग में संविदा या ठेका की भर्ती की जाएगी वह नियमित भर्ती की तर्ज पर आरक्षण व रोस्टर के संपूर्ण नियमों की पालना करते हुए की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोताही या लापरवाही बरतने का दोषी सक्षम जिम्मेदार अधिकारी होगा। आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय आज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ में जो नर्सिंग ग्रेड 2 की जो भर्ती लेने जा रहे हैं प्लेसमेंट पे, उसमें कुछ धांधलेबाजी साथ में रोस्टर व आरक्षण के नियमों के बिल्कुल विरोध में जाके वो भर्ती की जा रही है। आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, साथ ही प्रिंसिपल महोदय को भी ज्ञापन दिया, सुप्रिटेंडेंट महोदय को ज्ञापन दिया और हम संभागीय आयुक्त को भी ज्ञापन देंगे, क्योंकि पूर्व में 52 की प्लेसमेंट पर भर्ती हुई थी, उसमें कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने बैकडोर से अपने 40-50 लोगों को एक साथ अंदर कर दिया, जबकि जो यहाँ जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय से जो पास आउट नर्सिंग छात्र छात्राएँ उनके साथ बार बार में कुठाराघात हो रहा है। इसके विरोध में हम आए, क्योंकि निदेशालय ने ना अभी जितने भी मेडिकल कॉलेज अभी जो राजस्थान में बनी नई मेडिकल कॉलेजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, साथ ही नीकू पीकू जो भी चिकित्सालय में जो अपने एनआईसीयू है आईसीयू है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन के तहत प्लेसमेंट में संविदा पर भर्ती लेने के लिए कहा गया है। उसमें साफ कहा गया है कि आरक्षण व रोस्टर के पूरे नियम लागू किए जाएं। अगर इसमें किसी प्रकार की अधिकारी कोई जो सक्षम अधिकारी है भर्ती करने वाला तथा जिस फर्म को जिम्मेदारी दे रहा है, अगर कोई भी कोताही बरतता है सक्षम अधिकारी जिम्मेदार होगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। इसलिए मजबूरन आज समस्त कर्मचारी अधिकारी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि जो प्लेसमेंट की जो भर्ती करवाई जा रही है सर्वप्रथम तो यूटीबी पर होनी चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट के माध्यम से नर्सिंग समुदाय का एक शोषण किया जा रहा है ताकि कर्मचारी कभी भी अपने हक अधिकारों के लिए नहीं बोल नहीं पाए। साथ ही 7,500 में जो शोषण किया जा रहा है, एक नर्स ग्रेड 2 के अंदर आता है, अगर वही व्यक्ति अगर यूटीबी के माध्यम से लगता है तो उसकी 37,800 सैलरी है, जबकि प्लेसमेंट और ठेकेदार के माध्यम से ये सरकार इधर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कह रही है। और हम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी, उन्होंने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे, लेकिन प्लेसमेंट के माध्यम से जो जेएलएन में भर्ती होने जा रही है उसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना है। इसमें 258 पोस्ट हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है कि ये फॉर्म कहाँ जमा कराने हैं, कौन इंटरव्यू लेगा, कौन क्या करेगा। जनरली एक मेल दे दी गई है फर्म के माध्यम से, उस मेल पे वो फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि कुछ लोग जो पहले पूर्व में धांधलेबाजी कर चुके हैं वो वापस धांधलेबाजी करने जा रहे हैं। इसलिए जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि किसी प्रकार का धांधलेबाजी नहीं हो, साथ ही भर्ती है वो स्पष्ट गाइडलाइन के तहत हो, जिसमें एक अलग से बाहरी पैनल बैठाया जाए जिसमें किसी प्रकार का किसी के साथ कुठाराघात नहीं हो। मैं गंगाशरण जाटव, अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम न्यायालय जाएंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से मिलेंगे और हमारे अजमेर के एक ही देव वासुदेव देवनानी जी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे मिलेंगे। ठीक है, नाम मैं गंगाशरण जाटव, पूर्व जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन जिला शाखा अजमेर। जो आज जेएलएन में प्लेसमेंट आधार पे जो भर्ती चल रही है उसको लेकर हम आज राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि ये भर्ती पहली बार तो यूटीबी के आधार पे हो और ये भर्ती
प्लेसमेंट के आधार पे हो रही है, तो इसमें प्रत्येक वर्ग को वीरता देनी चाहिए, रोस्टर लगना चाहिए और इनका मानदेय भी थोड़ा बढ़ा के मिलना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस भर्ती में पारदर्शिता हो, प्लस इसके जो भी फॉर्म लिए जा रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट बननी चाहिए, जिसमें सभी बच्चों के मेरिट का पता लगे और मेरिट के आधार पे भर्ती हो। इतनी मेरी मांगे हैं और ये मैं इस मांग के आधार पे मैं जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि आप इस सुप्रिटेंडेंट सर को भी गाइड करें कि इसमें जैसे कोई भी निविदा प्लेसमेंट आधार पे जो भर्ती हो रही है, तो सचिवालय से एक आदेश है कि उसमें पूर्णतः पूरे गवर्नमेंट के रूल जो फॉलो होते हैं गवर्नमेंट भर्ती में वो लागू होने चाहिए। मेरी तो इतनी सी मांग है। मैं भजन लाल मीणा, जिला अध्यक्ष राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए।